पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी, कहावत पुरानी, बदलती कहानी। दिल्ली में जन्मी पर मन कुमाऊं, संस्कृति की डोर से अटूट जुड़ाव। पिछोड़ी रंगीली हमारे कुमाऊं की शान, मांगलिक कार्यों में इसका मान। जिसने रचा इनमें नया रंग, डिजाइन अनोखे, हर मन उमंग। शुरुआत छोटी पर हौसला विशाल, पहाड़ी ई कार्ड से किया कमाल। रोजगार की ज्योति, संस्कृति का मान, मंजू ने गाया आत्मनिर्भरता का गान। अपनी जड़ों से जुड़कर पाया मुकाम, परंपरा को दी नई पहचान। सांस्कृतिक विरासत को संजोए जिए, पिछौड़ी की शान युगों युगों तक रहे। नमस्कार दर्शकों, दूरदर्शन उत्तराखंड के खास कार्यक्रम महिला शक्ति में आप सभी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन। मैं आपके साथ हिना जोशी। आज महिला शक्ति की इस कड़ी में हम आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं जिन्होंने उत्तराखंड की पारंपरिक पोशाक और गहनों को देश ही नहीं बल्कि विश्व तक पहुंचाया और हमारी संस्कृति को संवारने और संजोने का अनूठा काम कर रही हैं। तो आइए मिलाते हैं आज की खास मेहमान, महिला उद्यमी पिछौड़ी विमेन मंजू टमटा जी से। मैम, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद कार्यक्रम में निमंत्रण के लिए। दर्शकों, कार्यक्रम को शुरू करें उससे पहले मैं मंजू टमटा जी को चंद शब्दों में अपने दर्शकों के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहूँगी। मंजू टमटा जी से उनके पहाड़ी ई कार्ड के सफ़र पर भी हम चर्चा करेंगे। उत्तराखंड की शान, विश्व में पहचान। आज हम आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो हमारी जड़ों से जुड़ी है और जिसकी खुशबू 7 समंदर पार तक फैल रही है। मंजू टमटा जी पिछौड़ी विमेन के नाम से मशहूर हैं, जिन्होंने कुमाऊं की रंगीली पिछौड़ी को नए डिज़ाइन और आधुनिक अंदाज में पेश करके न सिर्फ अपनी संस्कृति को जीवित रखा है बल्कि उसे वैश्विक मंच पर एक नई पहचान भी दिलाई है। ये सिर्फ एक वस्त्र नहीं बल्कि हमारी परंपरा, हमारी विरासत और हमारी महिलाओं की अटूट हौसले की कहानी है, जिसे मंजू जी ने अपनी कला और उद्यम से विश्व पटल पर चमकाया है, जिसके लिए आपको खास अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिनमें प्रमुख हैं विमेन अचीवर्स अवार्ड। ये सम्मान आपको कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य जी द्वारा दिया गया। टिहरी लेक फेस्टिवल के आयोजन में आपको सम्मानित किया गया। मंगसीर बगवाल 2023 उत्तरकाशी में कार्यक्रम के दौरान आपको सम्मानित किया गया। मुंबई कौथिक की 2023 में आप ब्रांड एम्बेसडर रही और इस दौरान आपको मुंबई में सम्मानित किया गया। आप अपनी रचनात्मक सोच के जरिए अपनी पारंपरिक विरासत को देश दुनिया तक पहुंचाने का काम कर रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मंजू टमटा जी से, पिछौड़ी विमेन मंजू टमटा जी से खास बातचीत। मैम, फिर से स्वागत आपका कार्यक्रम में और अभिनंदन। धन्यवाद। मंजू जी, सबसे पहले आप अपने प्रारंभिक जर्नी के बारे में बताएं, अपने बचपन, अपनी शिक्षा के बारे में बताएं। जी, मेरी स्कूली शिक्षा जो हुई है वो दिल्ली से हुई है, क्योंकि मेरी पैदाइश दिल्ली की है और मेरा बॉर्न एंड बॉट अप दिल्ली का ही है। मेरी पढ़ाई लेडी एडमिन स्कूल दिल्ली में है, वहाँ से मैंने अपनी स्कूलिंग की, और लेडी श्री राम कॉलेज जो है वहाँ से मेरी ग्रेजुएशन हुई इन इंग्लिश लिटरेचर। मैं एक लिटरेचर के स्टूडेंट रही हूँ। और उसके बाद ये रहा कि जैसे आप दिल्ली में कल्चर भी है कि आपको अपने पैरों पे खड़ा होना होता है। मतलब आप वहाँ या तो आप नौकरी ही कर रहे हैं, जॉब का बेसिकली रहता है, और वहाँ ऐसा कुछ नहीं है गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब है, मतलब आपको अपने आप को आत्मनिर्भर बनने का पूरा मौका वहाँ दिया जाता है। तो स्कूलिंग के बाद मेरी बाकी पढ़ाई फ़िलहाल तो इतनी थी। उसके बाद जब मैंने ताज ग्रुप ऑफ होटल्स मैंने ज्वाइन किया, और वहाँ इजी था मेरे लिए, बिकॉज एक आप अगर आप एक अच्छे बैकग्राउंड से आप पढ़ के जाते हैं तो आपके लिए आसानी होती है थोड़ी सी। तो मैंने वहाँ पर ताज ग्रुप ऑफ होटल्स के साथ भी मैंने 3 साल वहाँ जॉब की, ताज महल, ताज पैलेस दोनों में। मेरा वहाँ पर भी जो जॉब था वो एक प्रोफाइल था फ्रंट डेस्क में, जो हमारा हम जो गेस्ट को आते हैं तो उनको वेलकम करते हैं, या उनकी जो भी हमारी बुकिंग वगैरह होती है उनको देखते हैं। और उसमें भी एक स्पेशली कॉक्स एंड किंग्स के हमारी कंपनी थी, अभी भी कॉक्स एंड किंग्स है, काफ़ी ट्रैवल इंडस्ट्री में जो लोग जानते हैं कि बहुत एक ऊँचा नाम है। उसमें मैं एज अ सीनियर एग्जीक्यूटिव में जॉब कर रही थी। लेकिन फिर जैसा होता है ना कि आपकी मतलब आप जॉब तो कर रहे हैं, बट हमारा पहाड़ी जो एक कल्चर और हमारा जिस तरह का परिवेश होता है, तो हमारे माता पिता की यही रहती है प्रायोरिटी कि बेटा शादी होनी है तो आपको ऐसा कुछ करना है जिसमें कि आपका घर भी जो है आप संभाल सको और अपनी नौकरी भी कर सको। तो उस दौरान ये रहा कि जब मेरी शादी हुई 2002 में,
तो मेरे जो हस्बैंड हैं राजेंद्र टमटा जी, तो ये था, उन्होंने कभी कोई बंदिश नहीं लगाई कि नहीं करना है जॉब या क्या है, लेकिन मैं जो जॉब कर रही थी उसके लिए मुझे ये था कि मुझे ऐसा कुछ करना है जो कि मैं मतलब इस तरह की नाइट, क्योंकि आपको पता है जब हम ताज ग्रुप ऑफ ट्रेवल्स के साथ काम करते हैं, एक लग्जूरियस लाइफ हम लोग जी रहे होते हैं, बिकॉज एक सपना होता है एक लड़की का ना, जब आप स्कूल से निकले हैं, आप कॉलेज से निकले हैं, तो एक लाइफस्टाइल जो हम लोग जीते हैं वहाँ पर, दैट इज़ मतलब वह उसने मुझे एक बहुत ही मजबूती भी दी, मेरी जो पर्सनालिटी में थोड़ा जो चेंजेस आपको दिखते हैं या लगता है कि हाँ ये वो वहीं से निखर के आता है, क्योंकि ग्रूमिंग आपकी जो ग्रूमिंग होती है वो बहुत अच्छी करते हैं, तो और वो आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को एक डेवलप करने का, जैसे मैंने देखा जो हमारी स्कूली और जो हमारी ग्रेजुएशन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, किस कॉलेज से आप पढ़े, जैसे LSR से जो मुझे बेस मिला अपना पढ़ने का, आप मानेंगे नहीं, मतलब मुझे एक आत्मविश्वास वाला जो एक महिला बनाने में बहुत बड़ा मुझे लगता है मेरी एजुकेशन का रोल रहा। और उसके बाद जब मैंने जॉब की तो फिर पेरेंट्स ने कहा कि आपकी शादी हो रही है, तो शादी मेरी हो चुकी थी, तो उसके बाद भी मैंने करी है वहाँ ताज में जॉब की, लेकिन शादी के बाद भी करा, लेकिन फिर मुझे ये लगा कि जैसे मेरा 2003 में मेरा बेटा हुआ, तो फिर ये था कि मैं जॉब भी कर रही हूँ और बच्चे को भी संभाला, क्योंकि मैंने देखा हमारा जो स्पेशली जो हमारा कुमाऊँ का कल्चर है, वहाँ पर आपकी मेन प्रायोरिटी होती है कि आपकी फैमिली जो है उसको भी आपने साथ लेके चलना। आप ऐसा नहीं कि आप जॉब कर रहे हैं तो अपने सब छोड़ छाड़ के जो है जॉब में लगे, नहीं, आपने अगर कर रहे हैं, आपकी अपनी इच्छा है तो करिए, लेकिन आपको साथ में इस तरह का करना है कि ताकि आप फैमिली संभाल सको। बिल्कुल, ये हमारे उत्तराखंड की खास बात है, पहाड़ की खास बात है कि महिला कितनी भी एजुकेटेड हो, कितनी भी सेल्फ डिपेंडेंट हो, लेकिन अपने परिवार के प्रति है ना जिम्मेदारियां निभाते हैं और खुशी से निभाते हैं। मुझे उसमें ये अच्छा लगता है कि मैं अपने बेटे को भी पूरा टाइम दे पाई। जैसे मैं जो जॉब भी कर रही थी तो ये रहता है ना कि आप अपनी अगर फैमिली से आप अलग हो, देखिए हमारा मेन संसार क्या है, हमारी फैमिली अगर नहीं है हमारे आसपास, हम खाली पैसा कमा रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। आप जो भी कर रहे हैं, अगर आपके परिवार के प्रति आपकी निष्ठा है, आप उनको भी पूरा ध्यान दे रहे हैं, तो फिर आपको कोई रोकता भी नहीं है। मैंने ये चीज़ देखी है और इसमें मुझे अपने पतिदेव का बहुत बड़ा सहयोग और योगदान लगता है कि उन्होंने हमेशा मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। और लोग कहते हैं ना आपको आगे किससे प्रेरणा मिलती है, तो मुझे लगता है जो जितनी मुझे मेरे हस्बैंड से एक कहते हैं मॉरल सपोर्ट भी रहा और वैसे भी सपोर्ट रहा, तो वो काफ़ी आपको आगे बढ़ाने में बहुत कम लोगों के साथ ये हो पाता है। और मैं अपने आप को खुश नसीब समझती हूँ कि मुझे मतलब ये सपोर्ट साथ रहा उनका। मंजू जी, आप लिटरेचर की स्टूडेंट रही हैं, इतने अच्छे आपने कॉलेज से स्कूल से अपने पढ़ाई करी है और आप कॉर्पोरेट फील्ड में भी आपने काफ़ी वर्षों का आपका अनुभव रहा, आप अच्छा खासा अर्न भी करती होंगी, तो क्या बात थी ऐसी कि जो आपको उत्तराखंड की तरफ लेके आए और पिछौड़ी की तरफ आपका मन गया और आज आप उसको लेकर एक आपका नाम है? जी, मैं ये यहाँ ही कहना चाहूँगी, देखिए हम जो भी काम कर रहे होते हैं, मुझे लगता है उसमें हमारी डेस्टिनी बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यहाँ पर मैं आज एक पिछौड़ी वुमन हूँ तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं जो है, क्योंकि मुझे लगता है देखिए हमारा शुरू से जो कुमाऊनी परिवेश में हमारा जैसे मेरा पालन पोषण हुआ, तो हम पढ़े सब कॉन्वेंट स्कूल से पढ़े, एजुकेशन हमारी बहुत अच्छी थी, लेकिन माता पिता हमारे हमेशा जड़ों से जुड़े रहे और उन्होंने हमें भी जोड़ा। ऐसा नहीं है कि आप जैसे मैं देखती हूँ आजकल भी काफ़ी लोग देख रहे हैं इन चीज़ों को और मान भी रहे हैं, लेकिन नॉर्मली क्या होता है ना कि अगर आप पढ़ाई लिखाई करो तो आप ना इन चीज़ों को बहुत सोचते हो कि अरे ये क्या है, कुछ नहीं है, लेकिन नहीं, अगर आपके जड़ों से जुड़ाव है ना, वो आपको एक अलग शख्सियत बनाती है। ये मैंने देखा है। अच्छा, मतलब दिल्ली में रहती जो आपका लगाव उत्तराखंड से रहा, अपने जड़ों से रहा, वो आपके पेरेंट्स का उनका योगदान ये रहा कि उन्होंने कभी हमको अपने एक तो हमारे कल्चर से हमेशा रूबरू, क्योंकि देखिए हम अगर हम कुछ सीखते हैं, वो हमारा जो फाउंडेशन होती है वो हमारे माता पिता जो कर रहे हैं वही देख के हम सीखते हैं। हमारे घर में हमेशा शुरू से परिवेश जो हमारा रहा ना, वो पहाड़ी कुमाऊनी वाला रहा है। उसमें क्या होता है कि आप कहीं भी रहें, किसी देश के किसी भी कोने में रहें, विदेश में रहें, लेकिन आपके जो भी तीज त्योहार आ रहे हैं उनको पूरा उसी शिद्दत से मनाया जाता है। अब ये समझिए पिछौड़ी के लिए प्रेम कहाँ से आपके मन में आया और कैसे आपको लगा कि पिछौड़ी पे काम कुछ किया जा सकता है? जी, ऐसा है कि देखिए हमारे घर में जब भी कोई त्यौहार, तीज त्यौहार होता है तो मम्मी हमेशा पिछौड़ी पहनती रही हैं और वो जैसे सिंपल पिछौड़ी हमारी लेडीज पहनती हैं, वो मैं देखती थी, वो कलर बड़ा अट्रैक्टिव लगता था। मतलब कि जब जैसे अगर मान लीजिए हरेला हो रहा है, अब जैसे अभी आप यू आर वेयरिंग द पिछौड़ी एंड लुकिंग ब्यूटीफुल, यस, तो हरेला जैसे त्यौहार हो गया या हमारी जो भी तीज त्यौहार या शादी ब्याह होता था तो उसमें मम्मी पहनती थी। और जैसे दिवाली होगी तो सब लोग नॉर्मल कपड़े पहन रहे हैं जो भी है, उसके ऊपर मम्मी पिछौड़ी डाल के पूजा पाठ का जो भी हमारा घर में पूजन का रहता था उसमें मम्मी का पिछौड़ा हमेशा रहता था, तो वो एक अट्रैक्शन तो था। लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं कि इच्छा नहीं हुई कि पहनना है करके, लगता था मम्मी की पिछौड़ी है और हम खुश होते थे, मम्मी को पहनाते भी थे। अब हुआ क्या कि जब मेरी शादी हुई तो शादी में क्या होता है आपको पता है, हमारा जो
कुमाऊं का कल्चर है, उसमें यह है कि शादी जैसे 16 श्रृंगार होते हैं, हाँ उसमें पिछौड़ा भी एक होता है। हाँ वो एक अभिन्न अंग है, मतलब आपके श्रृंगार का। और लेकिन मेरी शादी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो जैसे मेरी परवरिश दिल्ली में हुई, दिल्ली से बॉर्न एंड बॉटअप है, और मेरे हस्बैंड का रहा सहारनपुर अम्बाला के हैं, मतलब हैं तो पहाड़ी, लेकिन उनकी जैसे होता नहीं, आप देखते हैं कि माता पिता अपना मतलब कहते हैं अपने रोजगार के उस वजह से हम लोग कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं और उसके पीछे भी रीज़न होता है, क्योंकि आपने अगर रोजगार हमें पहाड़ों में मिल रहा होता तो शायद मेरे माता पिता भी या मेरे हस्बैंड के माता पिता भी पहाड़ों से नीचे नहीं उतरते। लेकिन अगर आपने एक अच्छा जीवन शैली अपने बच्चों को देनी है तो आप करते हो। ये इसमें कोई वो राय नहीं है कि भाई आप कहें कि नहीं हम तो मतलब पहाड़ से कट ऑफ नहीं होता। आदमी पहाड़ से निकल के भी पहाड़ उसके अंदर रहता है। पहाड़ किसी भी पहाड़ के अंदर आप ये देखिए, पहाड़ कोई भी पहाड़ी है ना, वो दिल से पहाड़ी होता है और उसका पहाड़ीपन कभी नहीं जाता। ये मैंने नोटिस करा है। देखिए, जैसी मेरी परवरिश हुई, बॉर्न एंड बॉटअप मेरा, जैसे मैंने बताया कि मेरा कॉन्वेंट एजुकेशन रही, तो हमारे साथ के जो बच्चे थे उनका कल्चर अलग था। पिछौड़े के लिए मन कहाँ से मन में आया कि पिछौड़े को लेकर काम किया जाए? उसी बताती हूँ हुआ क्या, ऐसा क्या इंसिडेंट कुछ हुआ? जी मैं उसमें अपना बताना चाहूँगी कि मेरी शादी के टाइम पे मैंने पिछौड़ी नहीं पहन पाई थी, क्योंकि हस्बैंड क्योंकि उनका परिवेश जैसा रहा तो पहाड़पन तो था नहीं उनका, वो बल्कि इनफैक्ट उनकी जो लैंग्वेज थी वो पंजाबी थी, क्योंकि जैसे होता है ना मदर टंग, जैसे क्योंकि आप पंजाब में रहते हो तो आपको वही सब पढ़ना होता है, करते हैं आप। तो मेरे हस्बैंड के अंदर ये था कि उनके यहाँ जैसे पंजाब में चुन्नी चढ़ाई जाती है, तो मुझे था मेरी शादी के टाइम पे शायद पिछौड़ी पहनूंगी, लेकिन वो लेके आए चुन्नी। तो ऑब्वियसली बात है, जो हस्बैंड की तरफ से आता है श्रृंगार में वही आप पहनते हैं। तो एक मन में थोड़ा सा था कि नहीं पहन पाई, लेकिन फिर कुछ इतना ऐसा था नहीं कि बहुत ज़्यादा फील हो रहा हो, लेकिन मुझे लगा पहनती तो अच्छा रहता। तो फिर मेरे भाई की शादी 2016 में, मेरे भाई की शादी तय हुई, और तो शादी के टाइम तो हमें सब एक्साइटेड थे कि अब पिछौड़ा पहनने का मौका मिलेगा भाई, क्योंकि हमारे में पहनते हैं जब जिस घर में शादी होती है वो पहचान ही इससे होती है, अगर आप जो घर की महिलाएं हैं वो पिछौड़ी पहनती हैं। तो हमने हमारी मासी जो है वो चंपावत रहती थी, अभी भी रहती है वहीं पर, तो उनका था कि जब कभी पिछौड़ा लाने का भी एक ये होता था कि आप हर जगह अवेलेबल नहीं था, अवेलेबिलिटी इसकी बहुत ही कम थी। जैसे दिल्ली जैसे शहर है, वहाँ पर भी चांदनी चौक में आपको एक आधा दुकान मिलेगी, एक ही दुकान थी जहाँ से आप ले सकते थे। अच्छा। और बाकी जिसने पिछौड़ा लेना है उसका कोई ना कोई रिश्तेदार होना चाहिए पहाड़ में, वो भी आप जो है आपका अगर हल्द्वानी में कोई है या आपके चंपावत में है तो तब वो आप वहाँ से पिछौड़े मंगवाते थे उनसे। वही हमने भी किया, हमने मासी को बोला, मासी जो सबसे बेस्ट पिछौड़ा होगा वो लाइएगा। तो मासी भाई बेचारे शादी के टाइम पर लेके आए और हम बड़े एक्साइटेड थे कि भाई पिछौड़ी यार हमने पहनी है। और आप मानेंगे जो हमने पिछौड़ा, मतलब काफ़ी एक्सपेंसिव था, उन्होंने सिंपल नहीं लिया, उन्होंने अच्छा एक्सपेंसिव पिछौड़ा खरीदा, लेकिन जब उसको खोला पहना तो मतलब वो जो मेरे को लग रहा था इतने सालों में इसमें काफ़ी चेंजेस हो चुके होंगे। जैसे नॉर्मली देखिए आप कोई भी आप चीज़ होती है, अगर वो समय के साथ उसमें आप बदलाव लाते तो वो अट्रैक्शन रहता है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि जो हम एक चाह रहे हैं, जो हमारा ये पारंपरिक परिधान है हम कहते हैं उत्तराखंड का, तो इसमें अगर ये चेंजेस, ये पुराना ढर्रा ही चल रहा है तो फिर ये आने वाली जनरेशन कैसे पहनेगी। और मैं ये चीज़ मानती हूँ कि जो मैं खुद नहीं पहन पा रही हूँ वो मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ दूसरा बंदा भी पहनेगा। मेरे मन में ये था। अच्छा। तो मेरे अंदर मुझे ये लगा, जब मैंने पिछौड़ा हमने पहना और जो भी हमारा रीति रिवाज हम लोग निभाते हैं पिछौड़ा पहन के, जो भी पूजा पाठ होती है वो सब किया, लेकिन उसके बाद मैंने फिर मम्मी को ही दे दिया कि मम्मी इसको संभाल के रख देना। और वो संभला हुआ क्या हुआ कि मम्मी के पास रखा हुआ है पिछौड़ा, मतलब पहन के तय लगा के रख दिया। तो तब मुझे दिमाग में ये आया कि ये आज ये परिधान जो है आज हमें मिल भी रहा है, और आने वाले समय में हो सकता है हमारे बच्चों के बच्चे जब होंगे तो तब ये क्योंकि अगर ये परिधान जो है हमें अभी मिलने में मुश्किल आ रही है, आगे वाली जनरेशन तक कैसे पहुंचेगा और तब आप कैसे अपने रीति रिवाज निभाएंगे। तो तब दिमाग में आया कि नहीं, अगर मुझे कुछ काम करना है तो मुझे इसी पे काम करना है कि मेरा ये पारंपरिक परिधान मेरी आइडेंटिटी इससे है, और अगर मैं ही इस पे काम नहीं करूँगी तो कौन करेगा, किसी ना किसी को तो बीड़ा उठाना पड़ेगा। तो वो भाई की शादी का इंसिडेंस था जिसने मुझे ये सोचने पर मजबूर किया कि इतना खूबसूरत एक परिधान है, इसको हम और अच्छा कर सकते थे, लेकिन अभी तक इसमें कुछ हुआ नहीं है। तो और दूसरी बात हम करें, देखिए हम क्या करते हैं, हम अब देखिए जो बंगाल है, बंगाल का पोला हाथ में पहना जाता है, शादी में जो वो रहता है वो पहनते हैं वो लोग। और आपको बताएं पंजाब की पुलकारी वक्त पहनी जाती है, और हमारे यहाँ का मैंने कहा और चूड़ा हमारे, आप देखेंगे हमारे पूरे उत्तराखंड में भी आज दुल्हन जो होती है, चाहे पहाड़ में भी, बहुत दूर पहाड़ में भी देख लीजिए,
चूड़ा पहनने का एक रिवाज है, और उसमें कोई बुराई नहीं, मुझे लगता है सुहाग का प्रतीक है, और आप उसको अगर रिलेट कर पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारी पहुंची कहाँ चलेगी? जो हमारे आप चूड़ा पहनी है, लेकिन हमारे उत्तराखंड की पहुंची है वो कहाँ है? तो मुझे तब लगा कि नहीं, ये तो मतलब इस पर बहुत काम करने की ज़रूरत है। और शायद मेरी जो एजुकेशन रही है, फिर प्लानिंग आपकी क्या रही जब आपने सोचा कि पिछौड़ा आपको जब आपको मिला, आपको पसंद नहीं है, आपने उस पर बदलाव किया, उसको कस्टमाइज किया, हाँ जी। तो उसके लिए आपने एक स्टेप क्या आगे उठाया कि अब आप बिजनेस करेंगे? मेरे को ये देखिए, जब मैंने सोचा कि मैंने करना है तो मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया। मैंने कहा मैं इस पिछौड़े पे काम करना चाहती हूँ, तो उन्होंने कहा ठीक है। उनकी तरफ से यह था कि तुम मतलब उनको ये लग रहा था कि इसको थोड़ा सा ऐसे भूत सवार हो रखा है करने का, करके छोड़ देगी, बट ही डिडंट नो कि आई वाज वेरी सीरियस अबाउट इट। तो मुझे ये था कि अब मुझे काम करना, देखिए मैं एक MBA के स्टूडेंट में रही हूँ। हुआ क्या कि जब मैं 2007 में मैं उत्तराखंड आई, मेरे हस्बैंड की जब यहाँ पर जॉब लगी, तो उस वक्त ये रहा कि मैं सिर्फ यहाँ उत्तराखंड ऐसे आई थी देखने के लिए कि देखिए मैं जैसे जॉब में जो कर रही थी, ऑलरेडी मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉब कर रही थी, बलापुर इंडस्ट्रीज़ में मैंने किया है काम, और आई वाज सीनियर मैनेजर वो देयर। तो होता क्या था कि अब यहाँ था कि मैं उत्तराखंड अगर शिफ्ट हो रही हूँ, मैं अगर उत्तराखंड सोच रही हूँ मैं अपने हस्बैंड के पास, देखिए हस्बैंड उत्तराखंड में उनकी जॉब यहाँ है, तो वो तो दिल्ली नहीं जा सकते, और मुझे ही शिफ्ट होना पड़ेगा, और मैं यहाँ आके क्या करूँगी? मेरा मतलब है मैं अच्छी वाली जॉब कर रही हूँ, एक अच्छा बड़ा मोटा पैकेज आपके हाथ में, और एक मैनेजर को आपको पता है कॉर्पोरेट में कितना अच्छा सैलरी पैकेज रहता है, तो वो छोड़ने का, और किसी को भी अपने आप को आत्मनिर्भर हो आप, और अब किसी को आप कहो कि नहीं मैं अब छोड़ छाड़ के बैठे, तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो मैंने सोचा कि मैंने आगे क्या एवेन्यूज़ है जो मैं कर सकती हूँ कुछ आगे। तो मैंने फिर ये देखा कि मैंने वहाँ से मेरे हस्बैंड ने कहा कि यहाँ गढ़वाल यूनिवर्सिटी में MBA इन टूरिज्म होता था। आपने MBA? हाँ जी, मैंने तब MBA इन टूरिज्म किया। तो मैं आई जब यहाँ पर, तो मैं देखने आई थी कि क्या मेरे स्कोप क्या है। लेकिन मुझे उत्तराखंड आने के बाद एक कहते हैं ना पहाड़ बुलाता है, आपकी जड़ें आपको बुलाती हैं, मेरे साथ वही रहा। मैं यहाँ आई तो मैं जा ही नहीं पाई वापस। मुझे लगा कि नहीं, मैं ये इतनी खूबसूरत प्यारी जगह है, और मैं इसको छोड़ के कहाँ दिल्ली की भीड़ भाड़ में मैं कैसे रह सकती हूँ वहाँ पर। तो मैंने उस वक्त फिर ये प्लान किया कि मैंने डिसाइड किया कि मुझे आगे पढ़ाई करनी है। मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप अगर करना चाहते हो देख लो, MBA करना है। तो मैंने MBA जो है फुल टाइम MBA होता है गढ़वाल यूनिवर्सिटी से, तो मैंने वहाँ 2 साल का हमारा पूरा कोर्स रहता है MBA का, और उसमें पूरा नेट वो क्वालिफाई करना पड़ता है, कैट वैट एग्जाम वगैरह वो भी दिया। लेकिन इतनी शिद्दत थी करने की उसको कि जब मैंने अपना नाम उसमें देखा ना, जैसे अब मेरे पास टाइम नहीं था पढ़ने का भी, जैसे होता है कि अब इतने साल पढ़ाई करे हुए छोड़ रखा, तो पढ़ाई छोड़ रखी थी। लेकिन जब मैंने शिद्दत से मतलब रात को 2-4 बजे तक मैं बैठ के पढ़ रही होती थी अपने घर के सब निपटाने के बाद, और रिजल्ट देखा तो इतना आउटस्टैंडिंग, मेरे को सब गर्ल्स में मेरा ही सिलेक्शन वहाँ पर हो रखा था। तो मैं बहुत खुश थी कि मैं ये कहा जाता है जब महिलाएं ठान लेती हैं वो करके दिखाती हैं, तो आपने भी ऐसा करा, वही करा, अपने परिवार के साथ अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू करा, MBA इन टूरिज्म आपने उसमें रेगुलर किया, और साथ में मैंने नेट भी क्वालिफाई उस पर क्या स्टार्टअप किया आपने? स्टार्टअप का वही बता रहा हूँ। हुआ कि जब मैंने MBA इन टूरिज्म किया और उसके बाद फिर नेट भी क्वालिफाई किया, क्योंकि होता है कि आप एक ऑब्वियस होता है कि आप MBA कर रहे हैं तो आप लेक्चरशिप में कहीं जाओगे नहीं। तो उस वक्त फिर हमारा ये रहा कि मैं जब कर ही रही थी ना कोर्स को, तो मुझे था कि मैंने पिछौड़े पे जो काम करने का सोचा था कि मुझे करना है। तो MBA टूरिज्म करने के दौरान मुझे हमारे MBA में सिखाया जाता है कि आप कुछ भी करें ना, पहले मार्केट में उतर के देखिए कि उसका बैकग्राउंड क्या है, मतलब क्या उसका प्रोस्पेक्टिव क्या है, और जो भी आप करें तो सक्सेस आप किसी भी बिजनेस में तभी पा सकते हैं अगर आपने मतलब पूरा स्टडी करा है। तो मैंने ये देखा कि पिछौड़े के ऊपर कौन इसको बनाने वाले हैं, कहाँ ये बनता है, कहाँ मिलता है, वो सारा स्टडी किया। पूरा 1 साल मुझे उसके रिसर्च में लगा। मतलब तो रिसर्च के लिए तो आपको जाना भी पड़ता है? मुझे जाना पड़ा। मैंने जो बेसिकली मैंने पहले पता किया कि ये बनता कहाँ पर, तो पता चला कि ये अभी जो हल्द्वानी जो है वहाँ पर मेन मार्केट है इसका। हल्द्वानी में तो बिकता है, लेकिन जसपुर हो गया और काशीपुर, यहाँ पर इसकी फैक्ट्रीज थी। तो ये था कि इन 2 जगहों पे बनता है, और फिर पूरा ऑल ओवर इंडिया यहीं से सप्लाई होता था सारा। शायद यही कारण है आपका डेडिकेशन आपके काम के प्रति कि आपने 1 साल पहले रिसर्च करी। जी हाँ, मेरे पूरा 1 साल इसमें मैंने बनता कहाँ है, जी मैंने सिर्फ ऐसा नहीं कि सोचा और करने के, तो मेरे आसान था कि मैं वहाँ से पिछौड़े उठाती यहाँ सेल करती, पर वो फिर ना वो चीज़ वहीं ख़त्म हो जाती। मेरा मतलब था कि ये हर इंसान तक पहुँचना ज़रूरी है, क्योंकि ये कितना हमारा कुमाऊँ का पारंपरिक परिधान है, और मेरे जैसे शायद कितने लोग होंगे जो उसको चाहते हैं बट उनके मिल नहीं रहा, मार्केट में नहीं अवेलेबल। तो उसकी अवेलेबिलिटी करने के लिए फिर मुझे लगा कि नहीं, अगर हम ऐसा बनाएंगे और लोगों तक अवेलेबल कराएंगे तो लोग लेंगे, और वही हुआ। और फिर मेन चीज़ क्या होती है कि जब आप कुछ काम का बीड़ा उठाते हैं, सोचते हैं, तो आपको एक टीम चाहिए होती है, और टीम में आपके लाइक माइंडेड लोग होने चाहिए, आपके जैसे, आपकी सोच जैसी है वैसे ही उस पर काम करने वाले, और जो उसको बनाने वाले कारीगर हैं वो आपको चाहिए थे। तो मैंने जब मैं हल्द्वानी गई, मैंने वहाँ पता किया, तो मालूम पड़ा कि जो बना भी रहे हैं तो वो एक टेम्परेरी काम है उनका, इट वॉज नॉट अ फुल फ्लेज थिंग।
तो उसमें क्या हुआ कि मैंने जब उनसे बात की, उन्होंने पिछौड़े, मैंने उनसे कहा पिछौड़े दिखाइए, उन्होंने पूरा अपना जो भी उनका था सारा ओपन किया, तो वहाँ पर मुझे कोई पसंद ही ना आए, वो दिखाते जाएँ और मेरे को काफ़ी टाइम लग गया। उन्होंने फिर उनको जो बनाते हैं मैन्युफैक्चरर, उन्होंने कहा कि मैडम मुझे लग रहा है कि ना आप जो चाह रही हैं ना वो आपको यहाँ पर है भी नहीं, और आप जिस तरह का आप काम करना चाह रही हैं तो आप ना ऐसे करिए, मुझसे ना आप 30 पिछौड़े लेके जाइए अभी, तो और आपने उसको खुद डिज़ाइन करिए। ये आइडिया देने वाले मुझे वही थे। होता है कई चीज़ें और भगवान ने रास्ते खोले होते हैं आपके, और मुझे तो उस वक्त तो नहीं पता था मैं कर पाऊंगी या नहीं, लेकिन मैं लेके आई। उन्होंने 30 पिछौड़े दिए और उन्होंने कहा हमारा, उन्होंने एक पिछौड़ा अपना भी दिया कि ये हमारा लेटेस्ट वाला जो था उनका जो बेस्ट डिज़ाइन था। अब वो डिज़ाइन देख के, वो पिछौड़ा देख के मुझे कुछ खास ऐसा नहीं लगा कि मुझे लेना है। तो फिर मैं घर आई, फिर मैंने रिसर्च किया कि भाई मैं इसको कहाँ बनता है, जैसे बनने का तो हमने देख लिया था, लेकिन इसमें जो काम होना बाकी था उस पर भी मैंने विचार किया। तो देखा इसके कारीगर कहाँ पर है। अब कारीगर भी जो थे वो बनाने वाले, वो मतलब ये सोचिए कि जो शादी का सीज़न आता है तब ये पिछौड़े बनते हैं और उसके बाद वो बंद कर देते हैं उसको। उसके बाद बाकी काम जैसे लहंगा वगैरह जो आजकल लेटेस्ट चल रहा है, वो उस तरह के डिज़ाइनर कपड़े वगैरह बनाते थे। तो उन्होंने कहा कि हम भी, हमारे जो कारीगर भी हैं वो इसको एक लिमिटेड उसमें बनाते हैं, और अभी तो मिल रहा है, अब आने वाले टाइम में ये हमारे जसपुर वाली और जो काशीपुर वाली फैक्ट्री बंद होने वाली है, बंद होने के कगार पे। अब ये सुन के मुझे बड़ा शौक लगा कि भाई ये भी बंद हो जाएगा तब क्या होगा। मतलब ये है कि वो मजबूरी में उस चीज़ को कर रहे हैं। और देखिए उनका ये पैशन नहीं है कि वो पिछौड़ा बनाए, उनका मतलब है अगर उनको रोज़गार ही नहीं मिल रहा उससे, तो कोई भी काम जब करता है इंसान, अगर उसके घर में उससे रोजगार उत्पन्न हो रहा है तो वो उस काम को करता है जहाँ से पैसा आ रहा होता है। और वो तो सोर्स खत्म ही था उनका। जो लोग ले भी रहे थे वो सिर्फ कुमाऊं के लोग थे, जिनको था कि शादी में पहनना ही पहनना है, श्रृंगार में है तो हम लेंगे। अब उसमें भी जो जैसा मिल रहा है पहन रहे। तो मैंने कहा नहीं, इसको ऐसा बनाना है, ऐसा प्रीमियम प्रोडक्ट बनाना है इसको कि हर कोई कहे कि मुझे पिछौड़ा चाहिए। और अच्छा, आपकी खास बात, आपकी पिछौड़े की खास बात ये है कि आपने उसको इतने नाइसली कस्टमाइज किया हुआ है कि जो युवा पीढ़ी है वो भी बड़ा पसंद कर रही है। फैब्रिक आपने बहुत फाइन चूज किया, ये भी आपने अपनी पसंद के हिसाब से ही, जो आपको अच्छा लगा तो आपने सोचा लोगों को भी पसंद आएगा तो आपने उस हिसाब से करा। इस बारे में बताएं। जी देखिए, हम जब मैंने बताया, जैसे हम जब MBA करते हैं तो हमें ये सिखाया जाता है कि आपका प्रोडक्ट निश होना चाहिए, मतलब आपके प्रोडक्ट में वो बात होनी चाहिए कि वो कहीं किसी के पास ना मिले, तब आपकी मार्केट बनेगी। तो मैं यही चाहती थी कि पिछौड़े को ऐसा प्रोडक्ट बनाए, ऐसा प्रीमियम बनाए कि उत्तराखंड के नहीं, उत्तराखंड के बाहर वाले भी कहें कि हमें पहने। जैसे हम कहते हैं ना कि हमें चूड़ा, अब देखो चूड़ा पहनने के लिए किसी ने फोर्स नहीं किया ना, हमारी जो युवा पीढ़ी को, हमारी गर्ल्स को किसी ने फोर्स नहीं किया। उन्होंने उससे एक्सेप्ट इसलिए किया क्योंकि उसमें एक तो खूबसूरती थी, एक तो खूबसूरती, साथ में वो हमारे सुहाग से जुड़ा हुआ है और हर कोई चाहता है भाई हमारा सुहाग अमर रहे। तो एक होता है कि आप उस चीज़ को ले रहे हैं तो आपके अंदर एक भावना भी, फील भी आता है। तो मैं यही चाहती थी अपने प्रोडक्ट के साथ कि उसको जो भी पहने वो इतनी खूबसूरती उसके अंदर हो कि वो कहे मुझे पहनना है और यही चाहिए मुझे। एक पिछौड़ा हर वार्डरोब में होना चाहिए। ये मेरा एक मेरी एक वो थी, थिंकिंग थी कि हर, चाहे वो कोई भी कास्ट के लोग हों, कोई भी मजहब के लोग हों, उनकी वार्डरोब में एक पिछौड़ा होना चाहिए। तो दिमाग में ये था। तो अब सीधी बात है कि उसके लिए काम करना, बहुत मेहनत की ज़रूरत थी। तो फिर पहले मैंने टीम का गठन करना शुरू किया, पता करा कि कहाँ पर कारीगर हैं, कहाँ से मिल सकते हैं। अब देखिए मैं काम कर रही थी देहरादून से, और जहाँ मेरा अपना घर है, और वहाँ पर ये था कि मैं वहाँ पर कैसे, मतलब कारीगर तो कैसे पहुँचूँ, क्योंकि जो कारीगर काम करने वाले हैं वो तो आपका दूसरी स्टेट्स में है। अब और दूसरी बात है, जो काम मुझे चाहिए था वो भी मुझे बिल्कुल फ़ाइन काम चाहिए था कि अट्रैक्शन पैदा करने के लिए। तो हमने उसमें क्या साउथ का मग्गम वक्त तक इस्तेमाल किया, मतलब साउथ से हमारा जो मग्गम आता है साउथ से आता है। उसमें जो गोटा पट्टी लगती है आपकी, वो हमारी अलग, हमारी मतलब कुछ सामान हमारे सहारनपुर से आता है, कुछ साउथ से आता है, कुछ गुजरात से आता है। तो मतलब अलग अलग जगह जहाँ की जो फाइननेस है वो हमने वहाँ से एक्वायर करनी शुरू की और उसको प्रोडक्ट को बनाया। और वो ऐसा है कि अगर आप पिछौड़ी का आप देखेंगे, जो फैब्रिक भी है वो हमने प्रीमियम फैब्रिक रखा, ताकि जब वो उसको कोई भी दुल्हन पहने तो उसको ऐसा होना चाहिए मेरे पास प्राइस पोजेशन है, मतलब इससे खूबसूरत और कुछ नहीं हो सकता। तो वो हमने कोशिश करी और काफ़ी हद तक मुझे लगता है हम उसमें शायद सफल भी रहे हैं, क्योंकि लोग जब हमें बताते हैं, जब वो पिछौड़ी पहनते हैं तो उनको जो फील आता है, वो कहते हैं इतना सुंदर पिछौड़ा हमने कहीं नहीं देखा। तो मुझे बहुत ऐसा लगता है कि जो मैं काम कर रही हूँ शायद वो सही दिशा में जा रहा है। देखिए आपका जो चेक भी होता है वो ऐसे ही होता है कि हाँ, रिसर्च बेस्ड काम है आपका, बहुत पेशेंस भी चाहिए होता है इस काम के लिए। आपको लगा, जैसे आप बता रही हैं आपकी जर्नी, तो ये आपकी जो पिछौड़ी है ये विश्व तक भी, मतलब बाहर दुनिया, 7 समंदर पार तक भी लोगों द्वारा खरीदी जाती है,
पसंद की जाती है, जी। कैसे इतना आगे तक इसके पहुंचना हुआ? हाँ जी, इसके लिए भी एक स्टोरी है कि जैसे जब मैं पिछौड़े तैयार करवा रही थी, जब मैंने पहले 30 पिछौड़े तैयार करवाए, तो उसमें ये था कि उसको लेने वाले भी जैसे हमारे पहले तो मैंने देखा कि इसका मार्केट कैसा, हमें मतलब जो हम बना रहे हैं वो सच में लोगों तक पहुँच रहा है, पसंद आ रहा है कि नहीं। तो हमारे घर में ही जो शादियाँ रहीं पहले, जैसे नंद के बच्चों की शादी है, किसी रिश्तेदार की है, तो वहाँ हमने उनको दिया, मतलब एज ए गिफ्ट ही दिया। तो लेकिन उनको बहुत पसंद आया कि, और फिर उनके थ्रू जो हमारा जो मेरा जो प्रोडक्ट शुरू में रहा वो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी से बहुत रहा। और दूसरी बात ये रही कि मैं इसके लिए जो मार्केट ढूंढ रही थी कि कहाँ पर ऐसा रहे कि ऑल ओवर मैं सबको प्रोवाइड कर सकूँ। तो मुझे लगा अगर मैं किसी शॉपकीपर को दूंगी, वो क्योंकि मुझसे लेने वाले काफ़ी लोग थे कि हमें दे दीजिए, लेकिन मेरा मतलब था कि ये तो दुकानों तक सीमित रह जाएगा, वो नहीं करना था। उसको हर उस चाहने वाले तक पहुँचाना था जिसको इसकी तड़प है कि मुझे हाँ ये ऐसा चाहिए, एक प्यास है उसको कि हाँ मेरा पारंपरिक परिधान है और मुझे पहनना है। तो वो मुझे लगता है काफ़ी हद तक हमारा इससे वो पूर्ति हुई, क्योंकि हमने जब उसको ऑनलाइन उतारा तो आप मानेंगे जो हमारे एक मैं उनका नाम हमेशा लेती भी हूँ, उनका नाम योगेश जी हैं, योगेश भट्ट जी हैं। वो बिलोंग करते हैं आपके बागेश्वर से, और लेकिन उनका बॉर्न एंड जैसे होता नहीं, जैसे हमारा बॉर्न एंड बॉटअप दिल्ली का रहा। अब उनका बेचारे वो काफ़ी टाइम से उनके फादर भी जो है बैंगलोर आके शिफ्ट हो गए थे। तो ये एक क्या कहते हैं आपका IT इंडस्ट्री के थे, तो अभी भी हैं। तो उनका ये था कि उनका जब शादी हुई तो पिछौड़े का उनके यहाँ नहीं पहन पाई वाइफ उनकी, लेकिन उनका ना बच्चा होने वाला था। और हमारे पिछौड़े की खासियत है कि हर जो भी हमारा मांगलिक कार्य होता है आयोजन, उसमें पहना जाता है। जैसे शादी में पहना, उसके बाद जब बच्चा होगा नामकरण में पहना जाएगा, और जो भी घर के मांगलिक कार्य होंगे उनमें पहना जाएगा। तो वो चाहते थे जब उनका बच्चा हो, तो अभी बच्चा होने वाला था, तो उनका मेरी वाइफ ही पहने। तो उन्होंने कहते हैं कि वो ना उनके एक चाचा जी हैं, उनको वो सितारगंज में रहते थे, उनको फ़ोन किया कि चाचा जी पिछौड़ा चाहिए। उनके चाचा जी की शॉप थी कोई, तो जहाँ वो अपना सब सामान के साथ पिछौड़ा भी रखते थे, वो हल्के वाले पिछौड़े जो होते हैं, नॉर्मल जो आपके सिंपल वाले। तो उन्होंने कहा बाबू पिछौड़ा तो है, लेकिन ना बहू को हमारी शायद पसंद नहीं आएगा, क्योंकि वो तो बहुत सीधा है। तो कह रहे बहुत निराश हुए। जब सर्च इंजन में डाला ना, तो वहाँ उनको हमारे प्रोडक्ट दे, वो कह रहे मैंने आपका प्रोडक्ट, मेरी आंखें खुली की खुली रह, इतनी खुशी मुझे हुई कि मैं एक पिछौड़ा मैं भी मंगवा सकता हूँ। उन्होंने मंगवाया, और फिर जब उन्होंने मुझे ना, जैसे नॉर्मली क्या होता है अपने कस्टमर्स के साथ बात नहीं कर सकते, उसमें कोड लैंग्वेज में उन्होंने लिखा कि मुझे आपका पिछौड़ा बहुत पसंद आया, आप जो काम कर रहे हैं मुझे और भी चाहिए, तो कैसे बात हो सकती है। तो मैंने फिर उनको, मैं समझ गई थी जो लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली क्लाइंट से बात नहीं कर सकते प्लेटफॉर्म पे। तो मैंने फिर उनको फ़ोन किया, वो इतने खुश थे, मतलब वो कह रहे हैं कि आप ये नहीं समझ सकते जो खुशी मुझे इस पिछौड़े से मिली है ना, कि मुझे लग रहा था जो आप काम कर रहे हैं इतना खूबसूरत आपका काम है, हर डिज़ाइन इतना खूबसूरत है, तो मैंने ऑनलाइन मंगवाया। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि इस काम को आप ना करते रहिए, क्योंकि जो अभी तक हमारे पास नहीं है, हमारे जो परिधान है। अच्छा लगता है जब आपके काम की तारीफ होती है, आपकी पीठ थपथपाई जाती है। मंजू जी, समय की कमी है, हमें बताएं बद्रीश जो वो है पिछौड़े में आपके डिजाइन है, बद्रीश पिछौड़ा, इसके बारे में संक्षिप्त में हमें बताएं। जी मैं बताना चाहूँगी। बद्रीश पिछौड़े के पीछे भी एक कहानी है कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, भगवान जी को हम प्रसाद चढ़ाते हैं, जो भगवान बद्रीनाथ जी को जो वस्त्र चढ़ता है, तो उसका बताते हैं कि उसकी सुबह जब उनका मॉर्निंग में जब प्रेयर होती है तो वो वस्त्र चेंज होता है, हर रोज़ वो चेंज होता है। तो उसकी बोली लगती है, और उसकी बोली जो स्टार्ट होती है वो 75,000 रुपये से शुरू होकर 1.25 लाख 1.5 लाख तक जाती है। तो ये समझिए कि जो हमारे इसका आइडिया देने वाले जो थे हमारे कैलाश भट्ट जी हैं, वो बेचारे स्वर्गीय कैलाश भट्ट जी, वो नहीं रहे। वो हमारी जो पहाड़ी टोपी होती है रेड कलर की, अब हम उनको भी उनकी टोपी को भी हम प्रमोट कर रहे होते हैं, तो वो बनाते थे। तो उन्होंने जब मेरा प्रोडक्ट देखा, उन्होंने स्पेशली मुझे कॉन्टैक्ट किया कि मंजू जी आप ये जो काम करें बहुत अच्छा है, आपका बहुत खूबसूरत आप पिछौड़ा बना रहे हैं, आप एक काम करिए इसके साथ भगवान बद्रीनाथ को भी ना आप जोड़िए, क्योंकि हम भगवान बद्रीनाथ जी के मंदिर में ना हम चाहते हैं कि जो आपका पिछौड़ी है ये हर लड़की तक पहुँचे, मतलब हर हमारी जो सुहागने हैं उसको पहने। तो उन्होंने कहा इसकी डिज़ाइनिंग आप कुछ ऐसा करिए कि सब आप बद्रीश को भी कर सकें, मतलब उसका नाम बद्रीश, नाम भी देने वाले भी वही थे कि इसका नाम बद्रीश रखिएगा, क्योंकि भगवान बद्रीनाथ जी के साथ जुड़ा हुआ है। तो फिर मैंने डिज़ाइन जब उसका किया, तो हमारा एक ना हर पिछौड़े के अंदर एक सिग्नेचर डिज़ाइन होता है, जैसे जो भी आप प्रोडक्ट लेंगे हमारा उसमें एक सिग्नेचर डिज़ाइन, उस चांद जैसा बनाते हैं हम लोग, उसमें मोती का मध्यम सब काम होता है। तो उसके अंदर हमने फिर छोटा सा एक वस्त्र जो है उन्होंने प्रोवाइड किया हमें, और उसका हम छोटा सा अंश, जैसे कहते हैं प्रसाद, ये भगवान बद्रीनाथ का प्रसाद स्वरूप देते हैं, क्योंकि जो वस्त्र हमें मतलब जो और लोगों को बोली लगा के मतलब
1.25 लाख 1.5 लाख में मिल रहा है, वो उन्होंने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, तो हम उसको चार्ज नहीं करते हैं। हाँ जी, और हम हाँ ये बनाते हैं कि ये इसका एक एक दिन का जो है, हर इसका दाना दाना, जैसे कहते हैं प्रसाद, हम एक एक दाना सबको देते हैं ना, तभी कहते हैं उसकी बढ़ोतरी भी होती है। तो वो हम उसी स्वरूप में उसको देते हैं और बनाते हैं। और सब लोग ज़्यादातर जो हमारी नवयुवतियाँ हैं जिनकी शादी हो रही है, तो वो उसको बहुत पसंद करती हैं। वो कहती है कि उनको फील आता है उससे, जब वो बदरीश पहनती हैं, कि एक भगवान का आशीर्वाद उनको लगता है, क्योंकि उसको जो हम डिज़ाइन बनाते हैं वो सर के ऊपर जब पहनते हैं तो वहाँ वो डिज़ाइन रहता है। हम उनको बताते भी हैं, जिसको भी हम बदरीश देते हैं, रखने का भी तरीका हम बताते हैं कि आपने पहन लिया, इस्तेमाल कर लिया, उसको थोड़ा हवा लगा के आप उसको फिर फोल्ड करके रख दीजिए। उसको पैरों के नीचे, मतलब आपकी कमर से नीचे नहीं जाना चाहिए। इसलिए हमने जो डिज़ाइन भी बनाया वो सर के ऊपर का है, उसको कंधे पे पहनिए, सर पे पहनिए, लेकिन नीचे नहीं आना चाहिए। हमारा मतलब भगवान की जो मान्यता है उसके हिसाब से हम उसको डिज़ाइन करते हैं। बिल्कुल, पेशेंस बहुत ज़्यादा आपका रहा है ना, काफ़ी लंबा धैर्य आपने रखा अपने अंदर और प्लानिंग के साथ आप चली, तो आप इतनी आज पिछौड़ी वीमेन के नाम से भी मशहूर हैं मंजू जी। जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए कुछ शब्द आप कहना चाहें, जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो नई तरीके से उद्यम शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या राय कम शब्दों में बताएं? जी, मैं यही कहना चाहूँगी, देखिए कोई भी काम आप शुरू करते हैं तो पहले उसके लिए बहुत ज़रूरी है आपका पेशेंस अपने अंदर रखना, क्योंकि आप कुछ काम शुरू करते हैं तो आपके अंदर कई तरह की ये हो सकती है भावना है कि पता नहीं ये सक्सेस होगा कि नहीं होगा। लेकिन अगर आप में विश्वास है, आप में आत्मविश्वास है और आप इस भावना के साथ काम करते हैं कि जो मैं काम करी अपना 100% उसको दे दें, और जिस भी काम को आप कर रहे हैं उस पहले थोड़ा रिसर्च वर्क करिए, क्योंकि आप रिसर्च करते हैं जब किसी भी चीज़ की, मुझे लगता है तो वो लोगों तक पहुँचती भी है। और आपके जो चीज़ें आप बना रहे हैं, जैसे मैंने जब अपना प्रोडक्ट शुरू किया तो मेरा यही था, रिसर्च वर्क मेरा बहुत 1 साल तक मैंने पूरा उसमें लिया। मतलब ज़रूरी नहीं आप पूरा साल भर करें, आप जो भी करें, लेकिन उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, इसका ये प्रोडक्ट मिलेगा कहाँ से, इसके जैसे हमने जब काम शुरू किया तो ये था कि उसमें मग्गम वक्त कहाँ से मिलेगा, तो हर जगह हमने खुद उसमें काम किया, उन लोगों से कांटेक्ट किया। और आज ये है कि जब हम मंगवाते हैं तो हमारे फ़ोन पे भी काम हो जाता है, लेकिन तब तक हमें फील्ड पे उतर के देखना ज़रूरी होता है कि वो असल में कैसा है। तो उन जगहों पे मैं गई हूँ, देखा है। और फिर अब जो भी आप काम करें रिसर्च के साथ शुरू करें, और उसमें आप अपना हौसला रखेंगे तो बिल्कुल मतलब लोगों तक वो बात पहुँचेगी ज़रूर, और आपका भी आप अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ी, इतनी प्यारी अपनी लाइफ की जर्नी के बारे में आपने हमें बताया, पिछौड़ी से आपका कैसे सफ़र शुरू हुआ और आज आप पिछौड़ी वीमेन के नाम से मशहूर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। दर्शकों, उम्मीद करते हैं आज का ये अंक आपको पसंद आया होगा, और जो भी महिलाएं या जो भी बच्चे या जो भी युवा उद्यम के लिए सोच रहे हैं, तो जैसा मंजू जी ने कहा कि रिसर्च वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको फील्ड में उतरना पड़ेगा। जितनी जानकारी होगी, जितना डेप्थ में जाएंगे, उतने ही बेहतर तरीके से आप अपने काम को कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज आपसे विदा लेते हैं। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।